हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की। और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमने देखा था कि जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो पाथ है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है या फिर वो बेंड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक में और वो 3 एग्जाम्पल हम कवर करेंगे, ठीक है। उनमें से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। इससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ है, हमारा क्लास 10th राजस्थान बोर्ड का कंप्लीट कोर्स लक्की एजुकेशन ऐप पर लॉन्च हो चुका है। तो आप इसको अगर साइंस में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो उसको अवेल कर सकते हो जल्दी से जल्दी, ताकि आपको साइंस में थोड़ी एज मिल सके। स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो 3 एग्जाम्पल हमारी बुक में दे रखे हैं। पहला है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, मतलब सूर्योदय होने से पहले, सूर्य जब तक निकलता नहीं है, उदय नहीं होता है, उससे पहले हमें दिखने लगता है, 2 मिनट पहले हमें दिखने लगेगा। एंड डिलेड सनसेट, सूर्य अस्त हो जाता है, जिसको हम सनसेट का मतलब क्या है, सूर्य छुप जाता है, अस्त हो जाता है, फिर भी हमें 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बताऊंगा, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर्स में। आज की डेट में जो इंटरनेट है आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू मिल रहा है बहुत ही हाई स्पीड के साथ। तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट का जैसे वाइट लाइट आ रही है तो उसका कई सारे कलर्स में डिवाइड हो जाना या बिखर जाना, स्कैटरिंग हो जाना, क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये 3 चीज़ें हम देखेंगे, तीनों के 3 एग्जाम्पल विद डायग्राम्स। सबसे पहले देखेंगे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। मैंने अभी बताया था कि सूर्य उदय होने से पहले 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद भी हमें दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है? इसका सिंपल सा रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर पूछे ऐसा तो ऐसा क्यों होता है तो आपको बताना है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन द सन मे बी सीन सेवरल मिनट्स बिफोर इट एक्चुअली राइज इन मॉर्निंग एंड आफ्टर इट सेट्स इन इवनिंग। मतलब रिफ्रैक्शन की वजह से सन को कुछ मिनट पहले, यहाँ हालांकि यहाँ पे सेवरल लिखा हुआ है तो कुछ मिनट पहले देखा जा सकता है मॉर्निंग में, सनराइज होने से पहले, और सनसेट होने के बाद भी इसको देखा जा सकता है। तो एक्चुअली वो 2-2 मिनट का गैप है, 2-2 मिनट का मतलब 2 मिनट पहले देखा जा सकता है और सूर्य अस्त होने के बाद 2 मिनट बाद तक भी देखा जा सकता है। और ऐसा किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मेन चीज़ जो है इसमें ऐसा किस लिए हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब देखो यहाँ पे मान लो सन है, ये क्या है? सन, और नीचे हमारी पृथ्वी है। तो सन से सन की रे जब पृथ्वी पर आती हैं तो बीच में आपको पता है एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स हैं और हर लेयर की जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। और पृथ्वी के पास वाली जो लेयर हैं उनकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। द सनरेज हैज़ टू क्रॉस डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर टू रीच अस। सन की जो रेज हैं वो पृथ्वी तक आने से पहले कई सारी लेयर्स को क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं। एंड डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मोर नियर द ग्राउंड। पृथ्वी के पास जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर गैसेस ज़्यादा पाई जाती हैं। एज ए रिजल्ट रेज फ्रॉम द सन कीप ऑन बेंडिंग टुवार्ड्स द नॉर्मल। इसी वजह से जो रेज होती हैं वो बेंड करती हैं किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ बेंड करती हैं, क्यों? ठीक है। देयरफॉर वर्चुअल पोजीशन कह लो या एपरेंट पोजीशन कह लो। वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं है, जो हमें दिख रही है। देयरफॉर वर्चुअल पोजीशन ऑफ सन इज हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, दैट्स व्हाई वी कैन सी एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसलिए हम क्या कर पाते हैं? एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट को देख पाते हैं। किसकी वजह से देख पाते हैं? जब सन की रेज आती हैं, नीचे एटमॉस्फेयर की लेयर्स की डेंसिटी ज़्यादा है, लाइट की रे बेंड होती है नॉर्मल की तरफ, और इसीलिए हमें जो वर्चुअल पोजीशन है, जैसे मान लो ये सन की वर्चुअल या एपरेंट पोजीशन है और ये नॉर्मल है, ठीक है, या ये हॉरिजॉन है, ठीक है, क्षितिज है। यहाँ पर रियलिटी में तो सन यहाँ पर है, ये सन की रियल पोजीशन है, मगर हमें दिखता कहाँ पर है? इधर दिखता है, ठीक है। और ये है एपरेंट या वर्चुअल पोजीशन। और ऐसा किस वजह से हो पा रहा है? ये हो पा रहा है आपका रिफ्रैक्शन की वजह से। तो बुक में ये वाला डायग्राम दे रखा है, कोई सा भी डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये अर्थ हो गई, ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये हॉरिजॉन मतलब क्षैतिज लाइन हो गई, और ये सनसेट की एक्चुअल पोजीशन है मगर हमें बाद में भी दिखाई देता है। ये सनराइज की एक्चुअल पोजीशन है, ये मतलब ये भी हमें पहले ही दिखाई दे जाता है। तो ये 2 केस बता रखे हैं। किसके एग्जाम्पल है ये? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं, सनराइज और सनसेट के। दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ध्यान देना, हम रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखो आपको पता है
When a ray of light travel from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. ये मैंने आपको बताया था, जब लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। जैसे मान लो ये पहला केस है, यहाँ से लाइट की रे आई, ठीक है, इसका कुछ एंगल है थीटा 1। जैसे ये वाला मीडियम कैसा है आपका, वाटर है, और ये है एयर मान लो, तो आपको पता है एयर रेयर मीडियम है और ये वाटर डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट की रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये मान लो अपना नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर चली जाती है, बिल्कुल सीधी सीधी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो पहला केस तो ये है कि जब लाइट की रे आएगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान देना θ1 क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज अप टू ए सर्टेन एंगल देन रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये तो है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप इतना बढ़ाओ, एक ऐसे एंगल तक ले जाओ कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल पैरेलल हो जाए जहाँ पे दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं। अब आप देखो तो ये वाली जो लाइन है ये सेपरेट कर रही है दो मीडियम को, क्योंकि ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, ठीक है। और ये जो एंगल फिर जो कहलाएगा इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। देखो, if the angle of incidence is increased up to a certain angle then the refracted ray travel parallel to surface which separate to media, this angle is called critical angle। तो critical angle क्या है, अगर हम इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ा दें कि हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, किसके पैरेलल हो जाए, जहाँ पे दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, तो ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो पहला केस मैंने क्या बताया था कि जब लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये अवे चली जाएगी किससे, नॉर्मल से। दूसरा केस हमने क्या देखा कि जब इंसिडेंट रे का एंगल इतना किया जाए कि हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाए, किसके पैरेलल हो जाए, ऐसे दो उस मीडिया के, या पैरेलल हो जाए उस सरफेस के जो दो मीडियम को क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है, और ये एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये हो गया केस 2। जब क्रिटिकल एंगल होता है तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब तीसरा केस, ये वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला केस आएगा, अब इसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या देखा था कि अभी हमने क्या किया था, इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ाया कि हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे थी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। मीडिया जो ऐसा किस मीडिया के पैरेलल हो गई, जो या ऐसी पैरेलल हो जाती है जहाँ पे दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मान लो इसको और बढ़ाया जाए, पहले तो ध्यान रखना, एट क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज राइट एंगल। क्रिटिकल एंगल, ये वाला एंगल कौन सा है, क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, हो रहा है 90 डिग्री। अच्छा, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड क्रिटिकल, अब मान लो इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो जो रिफ्लेक्टेड यहाँ पे कहा जा रहा है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ा दें तो अब क्या होगा, लाइट की रे देखो अभी तो यहाँ जा रही थी, दूसरा यहाँ जाने के बाद इधर आ गई, इसको और बढ़ा दें तो अब ये रिफ्लेक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे गई और टकरा के वापस आ जाएगी, देखो यही तो होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट की रे जाती है और टकरा के वापस आ जाती है। तो तीसरे वाले केस में क्या हो रहा है, देखो ये लाइट की रे इंसिडेंट रे है ये वाली, और ये टकरा के वापस आ गई। तो यहाँ पर तीसरे केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तीसरे केस में लाइट की रे रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है। कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया जाए मोर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल देन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन डेंसर मीडियम। तो ये जो लाइट की रे है रिफ्लेक्टेड बैक कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इंस्टीड ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होने की बजाय, रिफ्लेक्शन होने की बजाय रिफ्लेक्ट कर जाती है। और ये जो घटना है, कौन सी घटना, जब लाइट की रे जिस मीडियम से जा रही है उसी मीडियम में टकरा के वापस आ जाती है, तो ये घटना क्या कहलाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। और ये कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जहाँ पर इंसिडेंट रे और क्या हो जाती है, इंसिडेंट रे जब रिफ्रैक्ट हो जाती है और रिफ्रैक्ट होकर वो दो मीडियम को क्या करती है, सेपरेट करती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो बहुत आसान है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर में। आज की डेट में आपने आसपास सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में एक केबल होती है जिसमें बीच में ग्लास होता है, शीशा होता है,
और इस शीशे में लाइट ट्रेवल करती है। क्या ट्रेवल करती है? लाइट। तो यहाँ पे एक लाइट का सिग्नल दिया, तो ये आपस में ऐसे, मतलब अब देखो ये शीशा है, शीशे में लाइट गिरे, आई टकराई, आई टकराई, तो मतलब अंदर ही अंदर क्या हो रहा है इसमें, मतलब अंदर ही अंदर, जैसे लाइट गिरे, आई टकराई, फिर इधर आ गई, इधर टकरा रही है, मतलब अंदर ही अंदर इसमें रिफ्लेक्शन होता जा रहा है। तो लाइट गिरी एक बार आपने इसमें अंदर डाल दी तो ऐसे टकरा के दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? अंदर ही अंदर हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो प्रॉपर्टी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ये यूज होती है सिग्नल को लंबी दूरी पर सेंड करने के लिए। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि ओशंस में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है, जिसके थ्रू मतलब इंटरनेट को कनेक्ट किया जाएगा दो देशों के बीच में, या मान लो अंडमान निकोबार को जोड़ना है मेनलैंड से, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। लंबी दूरी पर सिग्नल भेजने के लिए, फास्ट स्पीड में सिग्नल भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत आसान है, तो दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखो ये डायग्राम आप बना के आना, ये बुक में भी दे रखा है कि ये पहले तो बताना जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये अवे हो जाएगी, किससे? नॉर्मल से अवे हो जाएगी। दूसरा बताना एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ाया जाता है कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस के पैरेलल हो जाती है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो 90 डिग्री बन जाता है। तीसरे केस में बताना कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ाया जाए कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट जो रिफ्रैक्ट होनी चाहिए वो रिफ्रैक्ट होने की बजाय क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए, जिस मीडियम से गई है उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा रिफ्रैक्शन का डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन का मतलब है किसी चीज़ का बिखर जाना। जैसे यहाँ पे व्हाइट लाइट आई और जब इसको ग्लास के प्रिज्म के थ्रू गुजारा जाता है तो ये व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। तो लाइट का 7 कलर्स में या बैंड ऑफ कलर्स में स्प्लिट होना क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो व्हेन सनलाइट जनरली कैसी होती है? व्हाइट होती है। तो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, जब सनलाइट को ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है, देन वी गेट स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। तो हमें ये 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम क्या है? ये जो बैंड ऑफ कलर्स है, ये ग्रुप है जो कलर्स का, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ऑन दी अदर साइड ऑफ प्रिज्म की दूसरी साइड में हमें क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, जब किसी लाइट की रे को या व्हाइट लाइट को या सनलाइट को प्रिज्म के थ्रू गुजारा जाता है तो प्रिज्म के अनदर साइड में हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। और स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग मतलब किसी चीज़ का बिखर जाना, तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये वाला भी पूछा आपसे जा सकता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? द बैंड ऑफ कलर्स कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे जो ये लाइट बीम मिल रही है तो ये कलर्स का जो ग्रुप है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब यहाँ पे जो कलर्स हैं वो क्या हैं? इसको आप याद रख सकते हो विब की ओर से। यहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये 7 कलर्स का ग्रुप है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन किसका हो रहा है? वॉयलेट कलर का। सबसे कम रिफ्रैक्शन किसका हो रहा है? रेड कलर का। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इट वाज न्यूटन फर्स्ट सो दैट सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। तो न्यूटन भाई साहब पहले थे जिसने बताया था कि जो सनलाइट होती है, सूर्य की जो रोशनी होती है, वो 7 कलर्स की बनी हुई होती है। ठीक है, लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स। अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती हैं। स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मोर देन स्पीड ऑफ वायलेट लाइट। तो लाल कलर की जो लाइट होती है उसकी स्पीड जो होती है वायलेट कलर से बहुत ही ज़्यादा होती है किसी भी मीडियम में। और वायलेट कलर की जो लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा बैंड होती है नॉर्मल की तरफ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वॉयलेट कलर की जो लाइट है सबसे ज़्यादा बैंड हो रही है, जबकि रेड कलर की लाइट है सबसे कम बैंड हो रही है। इसीलिए आपने देखा होगा जो सिग्नल्स होते हैं, डेंजर के साइन होते हैं, और गाड़ी होती है अपने ऑटोमोबाइल या टू व्हीलर्स, उसमें पीछे जो लाइट रहती है वो कैसे कलर की रहती है? रेड, ताकि दूर से भी कोई भी अंधेरे में या फिर कोहरे में इसको देख सके, क्योंकि इसमें जो है आपका बैंड कम होती है। कौन सी वाली लाइट? रेड लाइट। और स्पीड भी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स का क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है, आप बताइए, तो क्रम से आप सीक्वेंस बता सकते हो। विब की ओर याद रखना है। क्या याद रखना है? विब की ओर याद रखना है। तो रेड ऊपर यहाँ से ले लेना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे वॉयलेट, ऐसे करके इसको बता देना। तो ये हो गया हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो।
जय हिंद, जय भारत।